Hello, I am Dr. Vivek Mohan Agarwal, Assistant Professor, Department of Zoology, Government MMR PG College चांपा। आज हम लोग बात करेंगे सोशल लाइफ इन इंसेक्ट्स के बारे में। यह टॉपिक MSc सेमेस्टर 4 के पेपर 3 जो कि एंटोमोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। सोशल इंसेक्ट्स क्या होते हैं? एक ही जाति के कीट जो व्यवस्थित समूह में या एक साथ कॉलोनी में रहकर अपने अपने विभिन्न कार्य कर संपूर्ण समूह या कॉलोनी की भलाई हेतु एक जैविक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें सामाजिक कीट कहा जाता है। आइसोप्टेरा गण के अंतर्गत आने वाले दीमक एवं हाइनोप्टेरा गण के अंतर्गत आने वाले कीटों जैसे चींटियों, वेस्प एवं मधुमक्खियों में सामाजिक कीट के लक्षण पाए जाते हैं। सामाजिक कीटों में निम्नलिखित विशेषताओं का होना अति आवश्यक है और यह विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे लार्ज पॉपुलेशन, पेरेंटल केयर, रिच नेस्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्स्ट्रा पॉपुलेशन ऑफ नेस्ट, कोहेसिवनेस ऑफ कॉलोनी, प्रोग्रेसिव प्रोविजनिंग ऑफ फूड, ट्रोफोलैक्सिस, स्वार्मिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। आइए इन सबको अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। लार्ज कॉलोनीज। सामाजिक कीट एक साथ बड़े बड़े समूहों में समन्वय के साथ रहते हैं, अर्थात एक दूसरे से उनमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। एंट कॉलोनी में इंडिविजुअल्स की संख्या 6 लाख तक हो सकती है। बी हाइव में इंडिविजुअल्स की संख्या 35,000 से लेकर 50,000 तक होती है और टर्माइट कॉलोनीज में इंडिविजुअल्स की संख्या लाखों में होती है। पेरेंटल केयर एक जन्मजात व्यवहार है जिसमें जीवधारी अपनी संतानों को पोषण, आश्रय एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। पेरेंटल केयर में वयस्क के द्वारा रहने के स्थानों की साफ सफाई, क्वीन को भोजन उपलब्ध कराना, मृत सदस्यों को हटाना, अंडों को व्यवस्थित रूप से रखना, रानी को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करना। जब तापमान बढ़ जाता है उस समय कॉलोनी या नेस्ट को शीतलता प्रदान करना आदि पेरेंट्स के कार्य होते हैं। हनी कॉम्ब में कुछ श्रमिक मक्खी तीव्र गति से अपने पंखों को हिलाकर हाइव के तापमान को कम करती हैं, जिससे टेम्परेचर भी नेस्ट का मेंटेन रहता है। रिच नेस्ट। सामाजिक कीटों के जो नेस्ट होते हैं वो इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इन कीटों के नेस्ट में सदस्यों हेतु सुरक्षा कक्ष, भंडार कक्ष एवं ब्रूड्स की देखभाल हेतु पृथक पृथक कक्ष की व्यवस्था होती है। यहाँ कुछ नेस्ट्स के एग्जाम्पल हैं जो विभिन्न प्रकार के जो सोशल इंसेक्ट्स होते हैं उनके नेस्ट्स की क्या विशेषताएं होती हैं इस टेबल में समझाया गया है। पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही जाति के जीवों में जब उनकी संरचना एवं उनके द्वारा संपादित कार्यों में विभिन्नता पाई जाती है तो इसे पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता कहते हैं, अर्थात एक ही जाति के जीवों की संरचना में विभिन्नता एवं उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं, अर्थात ऐसे जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है। एक्स्ट्रा पॉपुलेशन। एफिड्स, बीटल्स, माइट्स आदि कीट चींटियों एवं दीमकों के नेस्ट में जाकर उनके साथ रहते हैं, क्योंकि इनके नेस्ट में इनको पर्याप्त भोजन के अवसर एवं अनुकूल तापमान प्राप्त होता है। सामाजिक कीटों के साथ रहने से इन्हें सुरक्षा भी मिलती है एवं बदले में सामाजिक कीट जैसे चींटियां, दीमक इनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थों से लाभान्वित होते हैं। कुछ बीटल्स एंट्स के नेस्ट में रहकर उनके लार्वा का भक्षण भी करते हैं। कोहेसिवनेस ऑफ कॉलोनी। एक साथ रहकर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना
सामाजिक कीटों का प्रमुख लक्षण है। एक ही जाति के सदस्यों की आकारिकी एवं कार्यकी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन वह परस्पर कॉलोनी के प्रत्येक सदस्य को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। यह जीव एकाकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, अर्थात कोई भी जीव, कोई भी सोशल इंसेक्ट के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अलग रूप से नहीं रह सकते हैं। प्रोग्रेसिव प्रोविजनिंग ऑफ फूड। सामाजिक कीट अधिक संख्या में अंडे उत्पादित करते हैं और अंडों से लार्वी निकलने के बाद बार बार प्रतिदिन विकसित होते लार्वी को वयस्क होने तक भोजन की उपलब्धता प्रदान करते हैं। इसी को प्रोग्रेसिव प्रोविजनिंग ऑफ फूड कहा जाता है। ट्रोफोलैक्सिस। दो जीवों के मध्य जब भोजन का आदान प्रदान किया जाता है तो इसे ट्रोफोलैक्सिस कहते हैं। यह अधिकतर एक ही जाति के जीवों के मध्य होता है। जब भोज्य पदार्थ माउथ टू माउथ एक दूसरे के बीच शेयर किए जाते हैं तो इसे स्टोमोडियल ट्रोफोलैक्सिस कहते हैं, जो कि एंट्स में ज़्यादा देखने में आता है। एनस टू माउथ भोज्य पदार्थों का शेयरिंग प्रोक्टोडियल ट्रोफोलैक्सिस कहलाता है। यह टर्माइट में अधिक होता है। कुछ एंट स्पीसीज के द्वारा बीटल्स, कॉकसिड्स एवं एफिड्स को भी इसी तरह भोजन दिया जाता है एवं एंट्स इनके बदले में इनके शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों को ग्रहण करते हैं। स्वार्मिंग। जब कॉलोनी में सदस्यों की संख्या क्षमता से अधिक हो जाती है, अर्थात स्थान एवं भोजन की कमी होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में स्वार्मिंग की क्रिया होती है। साधारणतः स्वार्मिंग की क्रिया भोजन, पलायन एवं प्रजनन के लिए ही होती है। हनी बीज में क्वीन और ड्रोन स्वार्मिंग के दौरान मैथुन क्रिया करते हैं। स्वार्मिंग को नुप्चियल फ्लाइट या मैरिज फ्लाइट भी कहते हैं। कम्युनिकेशन। यह सामाजिक एवं असामाजिक दोनों प्रकार के कीटों में होता है। यह एक जन्मजात या इन्नेट कैरेक्टर होता है। कम्युनिकेशन या संचार के द्वारा कीटों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। कुछ एंट्स जब अपने नेस्ट से दूर भोजन की खोज में पेट्रोलिंग के लिए जाती हैं तो उस समय यह अपने मार्ग में अपने शरीर से निकलने वाले एक केमिकल जैसे फेरोमोन्स कहते हैं, उनका सिक्रीशन करती जाती हैं, जिससे एक ट्रेल मार्क्स बन जाता है, जिसकी सहायता से यह पुनः उसी मार्ग से अपने नेस्ट में वापस आ जाती हैं। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। एंट्स एवं बीज में अपनी प्रोटेक्शन हेतु स्टिंग्स पाए जाते हैं। टर्माइट्स में मैंडिबल्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, जिससे यह अपने शत्रुओं से रक्षा करते हैं। कभी कभी नेस्ट में इंट्रूडर्स को रोकने के लिए एंट्स अपने नेस्ट के बाहर कुछ अन्य चींटियों की नियुक्ति करती हैं। ऐसी चींटियों को गार्ड कहते हैं। सामाजिक कीटों के नेस्ट में बहुत सारे एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, अर्थात जब यह सामाजिक कीट खतरे में होते हैं तो इन विभिन्न एग्जिट पॉइंट से जल्दी से बाहर निकल जाते हैं और अपने जीवन की रक्षा करते हैं। आइए हनी बी के बारे में जानते हैं। मधुमक्खी के नेस्ट को बी हाइव कहा जाता है। बी हाइव में हेक्सागोनल रचनाएं होती हैं, जिन्हें हेक्सागोनल चैम्बर कहा जाता है। बी हाइव या इसकी कॉलोनी में 3 प्रकार के इंडिविजुअल्स होते हैं: क्वीन, वर्कर्स एंड ड्रोन्स। क्वीन डिप्लॉयड और फर्टाइल होती है। प्रत्येक बी हाइव में एक रानी मक्खी अनिवार्य रूप से होती है। क्वीन का आकार वर्कर्स एवं ड्रोन से बड़ा होता है। रानी मक्खी के उदर का अंतिम भाग
ओविपोजिटर बनाता है जो स्टिंग में परिवर्तित हो जाता है। इस स्टिंग का उपयोग रानी मक्खी अपनी रक्षा हेतु करती है। रानी मक्खी प्रतिदिन 1000 से 1500 तक अंडे देती है। यह अंडे 2 प्रकार के होते हैं, निषेचित एवं अनिषेचित। निषेचित अंडों से श्रमिक मक्खी बनती हैं जो कि मादा होती हैं, जबकि अनिषेचित अंडों से ड्रोन बनते हैं जो नर मक्खी कहलाते हैं। वर्कर्स, यह डिप्लॉयड एवं फीमेल होते हैं। इनका आकार क्वीन एवं ड्रोन दोनों से ही कम होता है। श्रमिक मक्खियों की संख्या छत्ते में सबसे अधिक होती है। श्रमिक मधुमक्खियों में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। श्रमिक मधुमक्खियां हनी या शहद को एकत्रित करती हैं, रॉयल जेली बनाती हैं, अपरिपक्व अवस्थाओं की देखभाल करती हैं, अर्थात ये नर्सिंग का कार्य करती हैं, छत्तों की साफ सफाई का कार्य करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं और जो डेड बॉडीज हैं छत्ते के अंदर उनको बाहर करती हैं। हाइव के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको अनुकूल करती हैं और कभी कभी ये छत्तों की रिपेयरिंग तक करती हैं। ड्रोन, यह हैप्लॉइड होता है एवं नर होता है। यह फर्टाइल होता है। इनका जन्म अनिषेचक जनन विधि द्वारा अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। ड्रोन का आकार वर्कर से अधिक लेकिन क्वीन बी से कम होता है। इनके पंख विकसित होते हैं लेकिन मुख उपांगों का अभाव होता है, अतः यह भोजन को कलेक्ट नहीं करते हैं। इनमें स्टिंग भी नहीं पाया जाता है। इनका कार्य केवल रानी मक्खी को निषेचित करना होता है। ड्रोन की संख्या छत्ते में लगभग 200 के लगभग होती है। ड्रोन का जीवन काल बहुत कम होता है। आइए एंट्स के बारे में जानते हैं। सामान्यतः चींटियों में पंख नहीं होते हैं, लेकिन ब्रीडिंग टाइम के दौरान इनके पंख विकसित हो जाते हैं। एंट कॉलोनी में सदस्यों की संख्या विभिन्न प्रजातियों की चींटियों में अलग अलग होती है। इनके नेस्ट को फॉर्मिकेरिया भी कहते हैं। एंट्स कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। क्वीन एंट का उदर अत्यधिक विकसित होता है। यह 20-30 लाख अंडे प्रतिदिन देती है। नर चींटी का कार्य रानी चींटी को निषेचित करना होता है। श्रमिक चींटी के मैंडिबल्स अत्यधिक विकसित होते हैं, जिसकी सहायता से यह किसी भी वस्तु को आसानी से कुतर एवं काट देते हैं। सैनिकों का सिर चौड़ा होता है, जिस पर नुकीले खंजर जैसे मैंडिबल्स होते हैं, जो कि लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। श्रमिक एवं सैनिक दोनों मादा होती हैं। चींटियाँ अपने वजन से कई गुना अधिक वजन उठाने में सक्षम होती हैं। चींटियों को प्राकृतिक इंजीनियर्स एवं सुपर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अधिकांश चींटियों की प्रजातियां अपने नेस्ट ग्राउंड में अथवा पेड़ों के तनों में बनाती हैं। ट्रॉपिकल एंड इकोपिला स्मारकडिना, जो कि आम की पत्तियों को आपस में सिल्क थ्रेड से चिपकाकर अपना नेस्ट बनाती हैं। यह सिल्क थ्रेड एंट लार्वी के द्वारा स्रावित होता है। सफारी एंट्स अपना नेस्ट कभी नहीं बनाती हैं। आइए टर्माइट्स के बारे में जानते हैं। टर्माइट्स को वाइट एंट भी कहा जाता है। टर्माइट सेलुलोज रिच डाइट पर निर्भर रहते हैं, अतः इनकी आंत में सेलुलोज का पाचन करने वाले फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं। टर्माइट की इंटेस्टाइन में ट्राइकोनिम्फा नाम का फ्लैजिलेट पाया जाता है। टर्माइट के नेस्ट में टर्मेटोरियम भी कहते हैं। टर्माइट कॉलोनी में 3 प्रकार के इंडिविजुअल्स होते हैं: रिप्रोडक्टिव्स, सोल्जर्स एंड वर्कर्स। रिप्रोडक्टिव्स, इनका कार्य प्रजनन करना होता है। इनमें कंपाउंड आइज विकसित होती हैं। इनका शरीर अत्यधिक स्क्लेरोटाइज्ड एवं भूरे रंग का होता है। विकसित होते हुए रिप्रोडक्टिव्स में पंखों की विभिन्न प्रवस्थाएं पाई जाती हैं।
रिप्रोडक्टिव्स कई प्रकार के होते हैं। एलेट्स, यह नर व मादा दोनों प्रकार के होते हैं। समय समय पर 100 से लेकर 1000 तक एलेट्स कॉलोनी को छोड़कर चले जाते हैं एवं मीटिंग करते हैं। मीटिंग क्रिया के बाद मेटिंग पेयर्स एक सुरक्षित स्थान पर अंडे देकर कॉलोनी का निर्माण करते हैं। डी एलेट्स, यह एलेट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें पंखों का अभाव होता है और पंख छोड़ने के बाद यह राजा एवं रानी में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वीन एंड किंग, यह प्रजनन के लिए मुख्य रूप से विकसित होते हैं। क्वीन का कार्य प्रतिदिन अंडे देना होता है। यह 1000 से अधिक अंडे प्रतिदिन देती है। इसकी औसत आयु 50 वर्ष से अधिक होती है। नियोटेनिक्स, जब रानी की मृत्यु हो जाती है या उसके अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है तो नियोटेनिक्स उस रानी की जगह लेकर अंडे देना शुरू कर देते हैं। अतः रानी की मृत्यु कॉलोनी में नहीं होती है। नियोटेनिक्स को सेकेंडरी क्वीन भी कहा जाता है। वर्कर्स, श्रमिकों की संख्या अन्य किसी कास्ट से ज़्यादा होती है। यह प्रजनन के अलावा अन्य सभी कार्य करते हैं, जैसे अंडों की देखभाल करना, रानी को भोजन उपलब्ध कराना, मिट्टी में टनल बनाना, गैलरी बनाना आदि बहुत से कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। इनमें संयुक्त नेत्र नहीं होते हैं। यह वर्कर्स डाइमॉर्फिक टाइप के होते हैं एवं आकार में छोटे एवं बड़े हो सकते हैं। सोल्जर्स, इनका कार्य कॉलोनी की रक्षा करना होता है। इनका सिर अत्यधिक विकसित होता है, जिस पर मैंडिबल्स स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। संयुक्त नेत्र अनुपस्थित होते हैं। कभी कभी सोल्जर्स के स्थान पर छोटे आकार के इंडिविजुअल्स भी दिखाई देते हैं, जिनमें मैंडिबल्स अल्प विकसित होते हैं, लेकिन इनके सिर पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे रोस्ट्रम कहते हैं। इस रोस्ट्रम के अग्रभाग पर एक ग्रंथि खुलती है जो कि एक पदार्थ स्रावित करती है, जिसका उपयोग यह सोल्जर लड़ाई के समय शत्रुओं को भगाने एवं मारने में करते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स को नेज्यूट्स कहा कहते हैं। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में मेरे द्वारा कई फोटोग्राफ्स इंटरनेट से लिए गए हैं। निश्चित ही यह आपकी में हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक्स।